इंफॉर्मेशन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। हमें टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को, उसके क्या प्रावधान है और उसके लिए क्या कानून है और उसके उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को क्या, किस तरह से किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में ये कानून बना के दे रहा है हमें कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे आपको क्या करना है उसमें। अब जैसे कोई सिग्नेचर है, अब जैसे एक एग्जांपल दूं जो हम पढ़ना भी है हमें। अभी जो सर्टिफिकेट्स आप लोग बनवाते होंगे, जैसे आपके जाति, आवासीय या इस प्रकार के रेसिडेंस, कास्ट, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो डीएम ऑफिस या ब्लॉक से जो बनते हैं, जिसको तहसीलदार बोलते हैं आप लोग, ये सब आप डिजिटल साइन करते हैं। ये चीज़ देखा हुआ है आप लोगों का? जी यस और सर। नो? हाँ। जी सर। तो वो डिजिटल साइन करते हैं, तो उस डिजिटल साइन को प्राथमिक मतलब उसको मान्यता इस एक्ट के तहत भी दी गई है कि वो ओरिजिनल साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका डिजिटल साइन भी वैल्यू होगा। अब डिजिटल साइन सही है कि गलत है, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए भी यहाँ प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वो हर, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित हर चीज़ों का प्रावधान एक जगह पर हमें दिया गया है कि आप उसको एक जगह ही पढ़ लीजिए, आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन उद्देश्य इसका यही था। ठीक। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें कि हमें क्या क्या किस प्रकार से देखना पड़ेगा। अब आ जाइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। कल हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, एक बैकग्राउंड लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, नए नए साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और उससे निपटने के लिए नए नए प्रावधान बन रहे हैं और बनते जाएंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक पोर्शन है। जैसे तकनीक जितना ज़्यादा डेवलप होगी उसका दुरुपयोग भी उतना होगा, और उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून को भी उस लेवल का बनना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य समझ लिया था आप लोगों ने। अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। मैं शुरुआत से सब कुछ लिखा दे रहा हूँ एक बार, ताकि अगर कल फेयर नहीं किए होंगे आप लोग अच्छे से तो उसको एक बार कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आईटी एक्ट। पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। अभी हम प्रस्तावना को लेकर चल रहे हैं। इसका प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में कुछ नए शब्द हैं, जिसको जान लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पर हमने दो तरह की बात की है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखना पड़ेगा, वहां से प्रश्न बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक फैक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान प्रदान, और दूसरा फैक्ट है कि
इलेक्ट्रॉनिक के अंश संसाधनों द्वारा। इसे इन दोनों को कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहते हैं, सॉरी वाणिज्य कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का मतलब ई कॉमर्स। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि बहुत आसान से समझिए कि दो चीजों को मेन इसका जो इस कानून बनाने का है वो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का मतलब हम सीधा समझते हैं ऐसी कंपनियां जो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदती बेचती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो हमसे कोई प्रोडक्ट बेचती है या खरीदती है। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इस सामानों को बनाता हूँ, मैं मोबाइल को बनाता हूँ, तो ये अमेजन कंपनी मुझसे प्रोडक्ट खरीदेगी और किसी और कस्टमर को बेचेगी। तो मैं बेचने वाला भी हो सकता हूँ, खरीदने वाला भी हो सकता हूँ। अमेजन वगैरह संस्था एक मीडियम है, उस एक प्लेटफॉर्म है जो सेलर से प्रोडक्ट खरीद के डायरेक्ट बायर को पहुंचा देती है। बीच में कोई दुकान और इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। ये बहुत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य में क्या क्या आता है, तो एक आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा, आप जब अमेजन पर सामान खरीदते हैं तो क्या वहां पर अपना डिटेल्स स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं? क्या अपना डिटेल्स उसको उसके घर के एड्रेस पे भेजते हैं फिजिकल रूप में? नहीं भेजते ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से देते हैं उसको डाटा, कि चलिए मैं ये हूँ और मुझे इस तरह की चीज मोबाइल दिखाइए। और वो आपको उस रेंज का मोबाइल दिखाता है, उस कंपनी का मोबाइल दिखाता है। आपको लगता है नहीं रैम का ज़्यादा यूज होता है तो रैम मुझे 12 GB चाहिए, तो आप डालते हैं कि नहीं रैम 12 GB चाहिए, तो वो आपको उस तरह का दिखाता है। तो आप जो ई कॉमर्स यानी ये जो एक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मतलब क्या? जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त करते हैं या देते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर जो चीजें दिख रही हैं आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। आप जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, दुनिया भर के जो सोशल साइट्स हैं उन पर जो देखते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। गूगल पर कुछ सर्च कर लिया, तुरंत आपने देखा आईटी एक्ट और सर्च कर लिया गूगल पर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। तो जितने भी चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं या देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है। क्लियर? मैंने आपको व्हाट्सएप नोट्स भेज दिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। मैंने आपको लेक्चर भेज दिया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक डाटा के सेंस में आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अनुसाधनों द्वारा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भेजने का जो साधन है, साधन, साधन क्या होगा? साधन कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साधन हो सकती है। यानी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबलेट, टैब जिसको बोलते हैं, ये सभी चीज या इस प्रकार के और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस। अभी आपके मोबाइल आपके पॉकेट में है और आपने हैंड में ब्लूटूथ जो स्मार्ट वॉच आते हैं उसको आपने पहन लिया। वो पहन लेने के बाद क्या होता है, वो आपको बताता है कि आपका कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं। कॉल को आप अपने जो स्मार्ट वॉच हाथ में होता है उससे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आप हम सुबह से शाम तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से घिर चुके हैं। देखिए यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं आएंगे जैसे आपका पंखा हो गया, टीवी हो गया, उससे इसको मतलब नहीं है। इसको मतलब है ऐसी चीजों से जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। व्हाट्सएप, मैं मैसेज कर सकता हूँ आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग। कोई एडवर्टाइजमेंट आपको मिल सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधन है। तो जो भी चीजें इसके अंतर्गत मोबाइल, टेबलेट और इस तरह की जो भी चीजें हैं जिससे हम मैसेजेस का आदान प्रदान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। अब पुराने जमाने के चिट्ठी जा 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 वो खत्म हो चुका है। अब हम मैसेज भेजते हैं, तुरंत मैंने मैसेज किया, तुरंत आप दूर बैठे हुए हैं और आपको वो मैसेज इंस्टेंटली मिल गया, विद इन सेकेंड्स। उसी प्रकार कोई फाइल भेजनी है, कोई वीडियो भेजना है, बहुत दिन से देखे हुए हो गए अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, माँ बाप को, बच्चों को, हस्बैंड वाइफ को, तुरंत वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधन है। क्लियर?
जिसको कंबाइंड रूप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बोलते हैं। यानी इन दोनों को जोड़कर हम इसको ये बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य उसको बोला जाता है। वाणिज्य शब्द देखकर हमें लगता है कि सीधा सीधा कॉमर्स की बात कर रहा है, खरीदी बिक्री व्यापार की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। अब आगे चलिए। अभी हम प्रस्तावना पढ़ी है, इसका प्रस्तावना थोड़ा सा लंबा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा, तो कुछ जगहों पर इसको लागू होना बताया गया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी नया वाला लो मत लिखिएगा, ये भी पुराने दुनिया में ही चल रहा है। बैंकार बही साक्ष्य अधिनियम 1891। उसके बाद आरबीआई एक्ट। जो आरबीआई है हमारा, उसका गठन इसी एक्ट के तहत हुआ था, 1934 में। और 1935 से उसने काम करना स्टार्ट किया था। तो आरबीआई एक्ट के द्वारा ही आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक। ये अधिनियम इन चार जगहों पर लागू होगा, ये साफ साफ बोल दिया गया है। हमने तो एविडेंस एक्ट में देखा है कि सेक्शन नंबर 39 पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया था 2000 के बाद। जितने भी आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द दिखते हैं वो इसी से संशोधित करके आए हैं 2000 के द्वारा। यानी कि आपको सेक्शन नंबर 17 में भी संशोधन किया गया है। मौखिक 17 में क्या है, एविडेंस एक्ट में परिभाषा दी गई है ना स्वीकृति की, जो कोई लिखित मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द जोड़ा गया था 2000 में, जो इस एक्ट के संशोधन के कारण आया। आईपीसी में वही बात है, आरबीआई एक्ट में वही बात है। इन चारों एक्ट में जो है संशोधन कर दिया गया था। संशोधन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें चेंज की गई, अपने आवश्यकता के अनुसार वहां चीजें जोड़ दी गई। क्या चीजें जोड़ दी गई? इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में प्रावधान जोड़े गए, बस। ये कहाँ लागू नहीं होगा? ये जो आपका अधिनियम है, ये अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा? यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे हमारे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है। यहाँ पर आपको जो अनुसूचियां दी गई है, उसमें प्रथम अनुसूची जो है, उन विधियों में जो प्रावधान दिए गए हैं, वहाँ पर वो नहीं होते हैं अप्लाई। यानी कि आप देखेंगे तो उसमें आपको एनआई एक्ट के भी कुछ सेक्शन मिलेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो अधिनियम है, ये कुछ कुछ जगहों पर लागू होता है, एक्सप्रेसली बताया गया है। और कुछ कुछ जगहों पर ये लागू नहीं होगा, जो आपको यहाँ पर बता दिया गया कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो ये आपको इन सब एरियाओं में लागू नहीं होंगे। प्रथम अनुसूची में जो लिस्ट दी गई है वो हम लास्ट में देखेंगे, अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्ट का नाम नहीं दिया गया है, वहां पर सिर्फ कुछ सेक्शंस जोड़े गए हैं। क्लियर? यहाँ तक आ चुके हैं, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। इसका प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, और इसका कुछ पृष्ठभूमि भी है। इसका एक प्रस्तावना भी है, और संयुक्त रूप से इसका पृष्ठभूमि भी है, इसका बैकग्राउंड भी है। तो हम दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको कि ये इसका बैकग्राउंड है, यानी पृष्ठभूमि है। क्या पृष्ठभूमि है इसकी? ये जो आया है कानून हमारे पास चलकर, तो इसमें किसका योगदान रहा और इसमें क्या मुख्य बातें हुई हैं?
तो सबसे पहले आपके बेरेक्ट के प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसको बनाने का मूल श्रेय जो है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय का है। यानी कि इसमें जो विधि है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर आधारित है ये। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि है, पर ये आधारित है, मान लो। क्यों आधारित है? क्योंकि हमारे कानून बनने से पहले उसका कानून डेवलप हो चुका था, तो हमने उसके कानून को एडॉप्ट किया है। ये किस पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर। जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉज हैं उस पर ये हमारा कानून लागू है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि किसने बनाया है, किसने उसको अप्रूवल दिया है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है उस पर ये आधारित है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बैरक में ही कहा गया है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पर ये आधारित है। किसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि थी? तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। क्लियर? जितना है बस उतना ही याद कीजिए, इतना पर्याप्त होगा। उसके बाद इसमें एक सूचना मंत्री थे, प्रमोद महाजन, उनका योगदान ज्यादा था। बेसिकली ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कहीं दिख जाए आप लोगों को, इसी मैंने लिखा दी। अगर कोई भी चीज पढ़ा हुआ होता है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रमोद महाजन जो सूचना मंत्री थे उस समय, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस चीज को एप्लीकेशन में लाने में। ठीक है, इतना ही काफी है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसका संशोधन तो कई सारे हुए होंगे, लेकिन जो सबसे नवीनतम है, नवीनतम संशोधन, जो सबसे रीसेंट संशोधन है हमारे आईटी एक्ट का, वो कब हुआ था? तो उसका नाम था, मैं नाम के साथ लिखा रहा हूँ उसको ताकि गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि संशोधन का नाम कुछ और था। इस संशोधन का नाम कुछ और था, लागू कभी और हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। देखिए, इसका नाम था सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। ये इसका नाम है। इस एक्ट का नाम 2008 का है। अब ये लागू कब हुआ, ये क्योंकि लेटेस्ट है, इससे इसके प्रवर्तन तिथि वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, इससे मैंने सब कुछ एक जगह पर लिख दूंगा ताकि आप याद रखिएगा। ये 10वां एक्ट था 2009 का। इसका प्रवर्तन यानी कि इनेक्टमेंट डेट, इस डेट को परमिशन मिली थी, इस डेट को परमिशन मिली थी, और इसका लागू होने की तिथि यानी इन्फोर्समेंट डेट 27/10/2009 को था। 27/10/2009 को था। 10 यानी अक्टूबर महीने। एक चीज इसको तो कम से कम याद ही रखिएगा कि जो 8वां संशोधन हुआ था, ये लागू कब से हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर एक
ब्रेन अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा ये मूल अधिनियम था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसके लागू होने की तिथि 17 अक्टूबर 2000 था। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 था मूल विधि का। और ये 27/10/2009 है, यानी कि इसमें सिर्फ एक चेंज करना है कि यहाँ पर 17 की जगह पर 27 हो जाएगा, और 2009 यहाँ पर है और यहाँ पर 2000 है, बस इतनी चीज़ है, बाकी सब सेम है। तो थोड़ा सा आप लोग को हेल्प जरूर मिल जाएगी। तो हमने यहाँ तक समझा कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम में एक लेटेस्ट और सबसे बड़ा संशोधन भी आप बोल सकते हैं, वो हुआ है 2008 में, जिसका नाम था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन 2008। और ये 2009 में लागू हुआ, क्योंकि इसको सम्मति 2009 में मिली और 2009 में ही इसको लागू किया गया था, वो भी काफी लंबे समय के बाद। दूसरे महीने में इसको सम्मति मिल गई, लेकिन लागू किया गया था 10वें महीने में। क्लियर? अब कुछ और बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। आप क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हमें इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपने अगर कहीं पर रिसर्च किया होगा थोड़ा सा, तो कई जगह पर हमने ऐसा देखा है कि पूरा लंबा चौड़ा आपको चैप्टर्स की लिस्ट बना कर दे दी जाएगी और बोली जाएगी कि ये चैप्टर की लिस्ट है, हम ये पढ़ने वाले हैं। इतना मेहनत क्यों करना है? इतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके काम की चीज नहीं है कि आप बैठ के वो एक पेज में उसका डायग्राम बनाए कि इस चैप्टर में इतने सेक्शन है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये सब करने क्या, जो डायरेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों मेहनत करें हम मेहनत वहां करेंगे जिसका फायदा हो हमें। तो विषय वस्तु में हम उन चीजों को देखेंगे कि इसका मेन पॉइंट्स जो हम एक बार एक जगह पर लिखेंगे ताकि हमें याद रहे। तो सबसे पहले मैं इसके सारे फैक्ट्स, जो आपका अधिनियम है आईटी एक्ट 2000, उसके मूल चीजों को एक बार लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग में हम क्या क्या चीजें याद रखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रवर्तन तिथि। ध्यान रखिएगा कि हम 2000 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है समझने में। आईटी एक्ट 2000 की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने संशोधन अधिनियम की बात की थी। तो इसका प्रवर्तन तिथि क्या होगा, किस तिथि को राष्ट्रपति का एसेंट मिला, इनेक्टमेंट डेट क्या था इसकी। तो इनेक्टमेंट डेट है इसकी 9 जून 2000। 9 जून 2000 में इसको इनेक्ट किया गया था, यानी कि एसेंट मिल गया था, सम्मति मिल गई थी। और इसकी लागू होने की तिथि क्या है, इन्फोर्समेंट डेट। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन सब चीजों को याद रखने की नितांत आवश्यकता है। इन्फोर्समेंट डेट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 17 अक्टूबर 2000। कुल अध्याय, टोटल चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स कितने होंगे इसके? टोटल चैप्टर्स हो जाएंगे इसके 13। डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें क्लासिफाइड तरीके से पढ़ना है। ऐसा मत सोचिए कि 13 है तो 13 पूरा पढ़ना पड़ेगा। एडीपीओ के लिए हमारे सिलेबस में काफी सारे चैप्टर्स स्किप किए गए हैं। टोटल सेक्शंस 94, जिसमें 91 से लेकर 94 तक रिपील्ड किए गए हैं, रिपील्ड हैं। और ये रिपील्ड कब हुए थे? ये 2008 के संशोधन द्वारा रिपील्ड किए गए। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा रिपील्ड किया गया था। उसके बाद आगे चलेंगे हम। इसमें कुछ अनुसूची भी दिए गए हैं। अनुसूची में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन प्रथम अनुसूची जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उन कानूनों के बारे में प्रावधान दिया गया है कि कौन कौन से इस पर लागू नहीं होंगे।
तो इसके जो अनुसूची की संख्या है, टोटल शेड्यूल्स 4 हैं। अगेन इसमें से भी कुछ रिपील्ड कर दिया गया है। 2 और 3, ये दोनों अनुसूचियां निश्चित की जा चुकी हैं, यानी रिपील्ड किया जा चुका है। और ये भी रिपील्ड किया गया था 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। इसका अधिनियम संख्या जो है एक्ट नंबर 21। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। अब चलिए बेरेट की ओर। हम इसको बेरेट से ही पढ़ेंगे। और इसमें बेरेट में जो फर्स्ट सेक्शन है, प्रथम धारा है, वहाँ भी थोड़ा सा टफ किया गया है, क्योंकि उसके प्रावधानों को भी थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। यानी कि जैसा हम नॉर्मली सभी कानूनों में पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन की जगह पर यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेबिलिटी बनाई गई है। यानी कि ये कुछ कंडीशन में भारत के बाहर भी अप्लाई हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर इतने सारे चैप्टर्स देखकर, टोटल 13 अध्याय देखकर डर लगना स्वाभाविक है कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। और आईटी एक्ट के थोड़े से शब्द कठिन भी हैं, तो आपको ये भी लगता होगा कि चलो ये बहुत टफ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ एडीपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें बहुत क्लासिफाइड चीज़ें पढ़नी है। तो पहले मैं वहाँ पर बता दूं, ताकि आप लोग का डर थोड़ा कम हो जाए कि आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत कम कम चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। तो छत्तीसगढ़ एडीपीओ के हिसाब से हमारे ये जो 13 चैप्टर्स है, उसमें हमारा सिलेबस छत्तीसगढ़ एडीपीओ में थोड़ा सा कम है, जिसमें आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 अध्याय तक। उसके बाद अध्याय 9। उसके बाद अध्याय 11 से लेकर 12 तक, सॉरी 13 तक। 1 से 4 तक, फिर अध्याय 9, फिर 11, 12, 13। इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आउट ऑफ 13 चैप्टर्स। इससे ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अध्याय 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना, 8 नहीं पढ़ना। उसी तरह से और भी चैप्टर्स जो है वो स्किप हम करेंगे, हमारे सिलेबस में जो नहीं है वो। ठीक है, तो थोड़ा तो बर्डन कम हो गया। ये अब पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, हर चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बर्डन हमारा कम यहाँ पर हो जाता है। तो हमारा एक्ट जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये 9 जून को इसको एसेंट मिला था। और 21 इसका एक्ट नंबर है। 21 इसका एक्ट नंबर है 2000 में। यानी कि 20 में अगर एक जोड़ दें तो 21 मिल जाएगा आपको। इससे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि ये आपको वाणिज्यिक, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना था, जो मैंने लिखाया भी था। इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, इन दोनों को जोड़कर बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। ठीक है, पहला चीज। दूसरा है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। ये भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891, भारतीय रिजर्व बैंक 1934, इन सभी कानूनों पर अप्लाई होगा। क्लियर। ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा
यानी कि जो हमारा यूएन था, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि को एक्सेप्ट किया गया है। इसमें इस अधिनियम को लिखा हुआ है ना, आदर्श विधि को अंगीकार किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि को, जिसको यूएन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र इतना काफी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का बहुत सारा उसमें ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे समितियां होती हैं, उसी में से एक आपका ये भी था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो है, उसमें से एक ये था महासभा, उसका जो सबसे बड़ा उसका कमेटी होता है, वो इसमें काम करता है। ठीक है, वो इसमें काम करता है। उसने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि को एक्सेप्ट किया था, उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि को हमने इस आईटी एक्ट में उतारने की कोशिश की है। बस हो गया, इतना विशेष रूप से पढ़ना था। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर ये प्रश्न नॉर्मली नहीं बनेगा कि चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन हैं, चैप्टर नंबर 2 में कितने सेक्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि वहां पर अध्याय भी याद रखना पड़ेगा कि उस अध्याय में क्या है। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन राइट्स एक्ट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना है कि अध्याय नंबर 1 में प्रारंभिक है। आप पढ़ लें, याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाएंगे तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। सबसे पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। इसका नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अच्छी बात है, जान गए हम। किस पर लागू होगा? संपूर्ण भारत में लागू होगा, ये भी जान गए हम। इसके अलावा ये भारत के बाहर किसी अपराध या भारत के बाहर इस अधिनियम का उल्लंघन पर भी लागू होगा। यानी कि भारत में तो लागू है ही, संपूर्ण होल ऑफ द इंडिया ये तो एप्लीकेबल है ही, पूरे भारत में इसका प्रचलन है ही। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर नागरिक नहीं लिखा हुआ है, सिटीजन नहीं लिखा हुआ है, किसी पर्सन के द्वारा, तो वो पर्सन चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, देश का हो विदेश का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने इस एक्ट का उल्लंघन किया तो उस पर भी ये लागू होगा। अब आप बोलिए कि सर, अमेरिका का कोई आदमी हमारे कानून को क्यों मान लेगा? तो इसका कारण ये है, अमेरिका का व्यक्ति हमारे कानून को इसलिए मानने के बाद होगा उस समय, अगर मान लीजिए एक अमेरिका का व्यक्ति भारत में कोई मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कोई कमेंट्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कर रहा है। जैसे हमारे जो भी बहुत सारे सामान जो होते हैं वो विदेशों से आयात होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अमेरिका, ब्रिटेन और कहाँ कहाँ से, चीन वगैरह से सामानों को इंपोर्ट करते हैं, जापान से इंपोर्ट करते हैं। तो एक दो देशों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब वो पेपर पेन का जमाना रह गया कि पेपर में लिख के कोटेशन देंगे, पेपर में लिख के वो प्राइस बताएंगे? सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि हाँ, हमको 5,000 मोबाइल पीसेस चाहिए, वो ईमेल के थ्रू बताएंगे प्राइस इतना होगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होंगे, और उनको रिसिप्ट दी जाएगी, और ऑनलाइन वो शिप होगा उनके एड्रेस पर, कौन से एड्रेस पर जाना है। ये सब चीज़ अब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए इस एक्ट के घेरे में आ जाएगा। तो हर वो व्यक्ति, यानी कि भारत का व्यक्ति तो है ही इसके अंदर, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति भी भारतीयों से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कर रहे हैं, वो भी इसके अधीन आएंगे। तो यहाँ पर हमने इसका एक इफेक्ट देखा कि भारत के अलावा ये विदेशों में भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं की गई है इस धारा में स्पष्ट रूप से कि कोई, तो इस चीज की यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियरिटी नहीं की गई है, ये क्लियर नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति जो विदेशी होगा उस पर ये कानून क्यों लागू होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया कि कोई विदेशी व्यक्ति, अगर मान लीजिए, अब तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं जो आप विदेशों से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं। तो उस कंडीशन में, और जो हमारे बिजनेसमैन जो बाहर विदेशों से बिजनेस करते हैं, जैसे अमेरिका से मोबाइल मंगा रहे हैं, ब्रिटेन से मोबाइल मंगा रहे हैं, जापान से, चीन से मोबाइल मंगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में, या उसके पार्ट्स मंगा रहे हैं, या उसकी बैटरी मंगवा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में उन पर भी ये अप्लाई होगा एक्ट, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव भारत में पड़ेगा। या मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में बैठ के भारत के कंप्यूटर को हैक कर रहा है, तो उसके अनुसार भी इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। ऑब्वियसली वो आईपीसी के सेक्शन 4 में भी आएगा। ठीक है, तो इस परिस्थितियों में हमने ये समझा कि ये एक्ट भारत में भी लागू होगा, और भारत के बाहर मतलब कहीं भी, चाहे वो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में हो या ना हो, या वो अमेजन के जंगल में हो, वो कोई प्रशांत महासागर में जाकर नेट यूज करके कोई भी काम कर दे। ये तो ऐसा है ना जो अकेले में हो सकता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सिस्टम, एक एक हाई स्पीड नेट, इसके अलावा किसी की तो आवश्यकता है नहीं। ऐसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो अपराध होते हैं वो किस प्रकार से होंगे? इसी प्रकार से होंगे। तो इसके लिए बस भारत से बाहर कहीं भी हो, चाहे वो कोई जंगल में हो, चाहे नदी में हो, चाहे पहाड़ पर हो, जहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है इंसान का, बस नेट पहुंचना चाहिए उसका। अगर नेट पहुंचे तो कहीं से भी कुछ हो सकता है। इसीलिए भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, चाहे वो विदेश ही क्यों ना हो, वहां पर अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि वो एक्ट का एक छोर इंडिया से जरूर जुड़ा होना चाहिए। कि दूसरे व्यक्ति ने विदेश में रहकर कोई काम किया, कोई एक्टिविटी की, तो उसका एक सेंटर इंडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया से ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंडिया के व्यक्ति से खरीद बिक्री कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है, या ईमेल कर रहा है, या व्हाट्सएप कर रहा है, या मैसेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंडिया में कर रहा हो, या इंडिया के पर्सन के विरुद्ध कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये अप्लाई होगा फॉरेनर्स पर भी। इसीलिए यहाँ पर हमारे समझने के लिए नागरिक नहीं दिया गया है, व्यक्ति दिया गया है। व्यक्ति मीन्स इंडियन और फॉरेन बोथ। क्लियर? लागू कब होगा? ये एक्ट जो है लागू कब किया गया है? तो जैसे मैंने बताया था कि इस एक्ट को परमिशन देने के बाद बोल दिया गया था कि जब सरकार बताए, यानी अधिसूचना लाए, गजट लाए। तो गजट आया था 17 अक्टूबर को। हो गया, इसमें कुछ मत पढ़िए ये सब, सिर्फ 17 अक्टूबर को ये लागू हुआ। उसके बाद ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा ये भी बता दिया गया है इसमें, कि ये जो अधिनियम है वो आपको पहली 19 अनुसूची जो है उस पर लागू नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल में जो एक्ट्स हैं उस पर ये लागू नहीं होता है, उस पर लागू नहीं होगा। फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची, हमारे इस एक्ट में 4 अनुसूचियां थी, जिसमें से 2 अनुसूची, तीसरा नंबर का और चौथा नंबर का रिपील्ड किया गया है, निश्चित किया गया है। और प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची जो है बचा हुआ है। तो प्रथम अनुसूची में कुछ कानूनों की लिस्ट दी गई, छोटी सी लिस्ट है, जिसमें कुछ कुछ सेक्शंस के बारे में बताया गया है कि उन पर ये आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जो जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं उस पर हमारा आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, एक और चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, कि इस प्रथम अनुसूची में कौन संशोधन करेगा? तो केवल केंद्र सरकार करेगी। इस प्रथम अनुसूची में संशोधन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। अब केंद्र सरकार को लगता है कि कोई एक ऐसा एक्ट है जिस पर आईटी एक्ट का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो केंद्र सरकार क्या करेगा? गजेट, राजपत्र, जिसको सरकारी गजेट बोलते हैं, उसके थ्रू प्रथम अनुसूची में संशोधन कर देगा। उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, और संशोधन इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई कानून उसमें जोड़ देंगे, कोई कानून उसमें हटा देंगे, लेकिन ये अधिकार केंद्र सरकार को ही दिया गया है, राज्य सरकार को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लॉ है। यानी कि पूरे भारत में ये एप्लीकेबल है, और इसको संसद ने बनाया है, तो संसद इसमें संशोधन करके चेंज कर सकता है। नॉर्मली जो अधिनियम होते हैं उसमें राज्य सरकार को भी अधिकार दिया जाता है, क्योंकि आप जितने भी कानून पढ़ते हैं उसमें अधिकांशतः समवर्ती अधिकार रखते हैं, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम अनुसूची है उसमें संशोधन करने की बात केवल केंद्र सरकार को की गई है। अब क्यों की गई है, ये जब हम उस अनुसूची को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अभी बात करना इस तरह से हो जाएगा कि अभी हम पहले सीढ़ी पर हैं, और हम अंतिम सीढ़ी के बारे में बात कर लें कि अंतिम सीढ़ी कितना ऊंचा है, उसका कलर कैसा है, टाइल्स लगा है कि नहीं लगा है, तो वो समझने में दिक्कत होगी। बेहतर है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे कि वो सीढ़ी कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, टाइल्स है कि नहीं है, कलर कौन सा है, स्लिपरी है कि नहीं है, ये सब आप देख लेंगे। तो बेहतर है हम वहां पर डिस्कस करें। चलिए,
और ये भी बताया गया कि कोई भी संशोधन करेंगे तो वो संसद में रखा जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीजें जो हम जानते हैं। तो इस सेक्शन 1 में हमें 4 पॉइंट्स में 4 चीजें बताई गई हैं। पहला, कि इस ये एक्ट जो होगा उसका नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। दूसरा बताया गया हमें कि ये संपूर्ण भारत में लागू है, साथ ही साथ भारत से बाहर भी लागू है। अगर कोई व्यक्ति, अब इंडिया के व्यक्ति अमेरिका में जाकर कुछ ऐसा काम करे तो उस पर भी लागू होगा। और अगर फॉरेन का कोई व्यक्ति इंडियंस के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, उसमें भी काम होगा। अब जैसे आतंकवादी आते हैं और दूसरे व्यक्ति जो हैं वहां से मैसेज कर रहे हैं कि वो आतंकवादी काम को कैसे करना है, तो वो भी इसमें आएगा। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन का साधन ही टेक्नोलॉजी हो गया है आपका। तो इसलिए इसमें दोनों जगहों पर आएंगे, भारत में भी, संपूर्ण भारत में, और भारत से बाहर भी। देशी व्यक्ति पर भी और विदेशी व्यक्ति पर भी अप्लाई होगा। लागू कब हुआ? सबसेक्शन 3 में बताता है लागू होने की तिथि। तो 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू कर दिया गया है होल ऑफ द इंडिया में। ठीक है, राजपत्र के दौरान। इसमें ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? ये सेविंग क्लाउज की तरह बताया गया है कि इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अधिनियम लागू नहीं होगा पहली अनुसूची पर। और पहली अनुसूची में संशोधन कौन करेगा? केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये पावर नहीं दी गई। बस हो गया। इतने 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। कुछ प्रश्न है तो बताइए। नहीं सर। सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषा देख के तो डर लग रहा होगा कि इतनी सारी परिभाषाएं और इतना भारी डिफिनेशन इसमें दिया गया है। तो टफ ऑब्वियसली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को एक सेशन दूंगा कि आप सभी के पास इसके डायरेक्ट होंगे, जो डिग्लोट वर्जन में होंगे। तो जब ये हिंदी वाले वर्ड बहुत परेशान करें ना, तो थोड़ा सा एक बार इंग्लिश को मौका दीजिए। ठीक है, थोड़ा एक बार इंग्लिश को मौका दीजिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अंतर करेगा ये। यहाँ पढ़ेंगे 2(1)(a) में अभिगम दिया गया है, अभिगम। अब ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ेंगे, आपका जो इंग्लिश में जो डायरेक्ट है, इसमें दिया गया एक्सेस, इसमें वर्ड यूज किया गया एक्सेस। एक्सेस का मतलब पहुंच। तो अभिगम का मतलब भी लगभग लगभग होता है पहुंच। अब पहुंचने का मतलब ये है कि मैं, अभी मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, यानी कि मैं, मेरी आवाज, मेरा दिखाया हुआ पीडीएफ वो आप तक पहुंच पा रहा है, तो मेरा आप तक पहुंच है। मुझे आप पर को कोई मैसेज कन्वे करना है तो मैं आपको मैसेज कन्वे कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक ए नामक व्यक्ति है, मुझे उस तक पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूं? मेरे पास ना तो उनका मोबाइल नंबर, ना व्हाट्सएप नंबर, ना फेसबुक आईडी, ना इंस्टाग्राम आईडी, ना ईमेल एड्रेस, कुछ और नहीं है। और जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ पर नॉर्मल एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हम सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करते हैं। हम वहाँ पर फिजिकली फॉर्म में घर पर जाकर मिलना और घर पर जाकर लेटर देना, ये सब काम बंद हो चुका है। बंद होने का मतलब इस एक्ट के तहत नहीं आता है वो। तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करके पहुंच सकते हैं आप तक। तो अगर मुझे पहुंचना है, मुझे अपना कोई संदेश, कोई मैसेज पहुंचाना है आप तक, तो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, कहीं भी मैसेज कर सकता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अभिगम का मतलब यही होता है मोटे तौर पर कि एक्सेस, यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर के प्रणाली के माध्यम से, जो आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर के प्रणाली ही है। और कंप्यूटर के नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को में प्रवेश प्राप्त करना, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी चीज करना, जैसे हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अभिगम का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अभिगम का मतलब, एक्सेस का मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, कि मेरा किसी व्यक्ति के कंप्यूटर तक या सिस्टम तक पहुंच है। ऐसा पहुंच कैसे हो सकता है? अभिगम का मतलब आप पहुंच समझ सकते हैं थोड़े समय के लिए। पहुंच का मतलब क्या होगा, अभिगम का मतलब क्या होगा?
एक ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का इस कंप्यूटर का इस मोबाइल तक एक्सेस है। कैसे है? तो इसमें तो नेटवर्क के माध्यम से होगा ना। क्या इन दोनों में आपस में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो क्या ये दोनों आपस में पहुंच सकते हैं? या तो इंटरनेट होना चाहिए, या तो ब्लूटूथ होनी चाहिए ना। ब्लूटूथ या इंटरनेट कुछ तो होगा, कोई तो डिवाइस इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक बीच में कुछ तो चीजें होंगी। कंप्यूटर नेटवर्क जैसा चीज तो होगा ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। हम जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं, कुछ सुनता है। अभी आपका इंटरनेट ना हो, मेरा इंटरनेट ना हो, तो क्या मेरी बातें आप तक पहुंच सकती है? मेरा कंप्यूटर आपके मोबाइल तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो इंटरनेट, ब्लूटूथ या इस प्रकार का कोई भी नेटवर्क जरूर होना चाहिए जो एक दूसरे को जोड़ दे। तो मैं आप लोग से बहुत डिस्टेंस में हूं अभी, लेकिन हम लोग का एक कनेक्शन है। एक नेटवर्क बीच में काम कर रहा है जो है इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से मेरा कंप्यूटर आपके मोबाइल से कम्युनिकेट कर पा रहा है। मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर आपके मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर मेरा कंप्यूटर का इंटरनेट खत्म हो जाए तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक ये तार के रूप में काम कर रहा है, एक बीच में कम्युनिकेशन के रूप में काम कर रहा है, नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। यही चीज को बता रहा है। अब सच बताओ तो इसको बहुत हम दूर लेके चले जाएं कि यहाँ पर तर्क संगत का मतलब क्या होगा, अंकगणितीय का मतलब क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम? अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या हम, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 2 1 में आपको एक्सेस वर्ड दिया गया है। एक्सेस वर्ड इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में बेहतर होगा समझने में। एक्सेस वर्ड यानी अभिगम। अभिगम का मतलब होता है पहुंच, आप मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें 3 वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क। काफी है, काफी है। थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो यहाँ पर इन शब्दों को हम समझते हैं। अनुदेश देना या संसूचना देना। अब अनुदेश देना, संसूचना देने का मतलब क्या होता है? अनुदेश देने का मतलब और संसूचना देने का मतलब में अंतर ये है कि मैं आपको जो दे रहा हूं अभी वो संसूचना दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। संसूचना का मतलब सूचना या इंफॉर्मेशन देना हो सकता है। तो मैं आपको जो दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अनुदेश देने का मतलब क्या होगा? ये हैकर्स के लिए यूज की जाती है। ये हैकर्स के लिए यूज की जाती है कि मैंने अपने कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर हैक कर लिया। कैसे हैक करूंगा? इंटरनेट के माध्यम से, तभी हैक होगा ना। एक कंप्यूटर जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसमें इंटरनेट नहीं है, वो कभी हैक ही नहीं हो सकता। क्योंकि हैक करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए बीच में, जो ब्लूटूथ के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या इस प्रकार की कोई चीज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बैठे बैठे मैंने इस कंप्यूटर को उसके नेटवर्क में प्रवेश कर लिया, लिखा हुआ है ना, प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश प्राप्त कर लिया। अब मेरा प्रवेश प्राप्त करने का 2 उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य जो मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश किया, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क आपके नेटवर्क में प्रवेश कर रहा है और आपको मैं संसूचना, सूचना, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ प्रवेश प्राप्त करना। लेकिन इसका इलीगल मीन्स भी हो सकता है कि अगर मैंने आप मेरे कंप्यूटर ने किसी के कंप्यूटर को एक्सेस किया और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंस्ट्रक्ट दे रहा हूँ, अनुदेश दे रहा हूँ। अनुदेश देने में मैं क्या करूंगा? मैं उसके कंप्यूटर को हैक करके मैं उसके फाइल्स को चुरा रहा हूँ, उसके डेटा को चुरा रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा रहा हूँ, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स को चुरा रहा हूँ। तो ये हो गया अपराध। ये अनुदेश देना होता है इसको। हमेशा अपराध नहीं होता है, कभी अच्छे सेंस के लिए भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने शायद कभी यूज किया हो, मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपने न्यू कंप्यूटर यूज किया और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, वारंटी पीरियड में आपका कंप्यूटर है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके जो आपके माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, आप वहाँ कॉल करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आप मुझे अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे दीजिए। एक्सेस मतलब यही अभिगम, यही अभिगम
जिसको एक्सेस बोलते हैं। वो आपको बोलते हैं कि हमें एक्सेस दे दीजिए, आप बोलेंगे क्या करना होगा, तो वो आपको एक छोटा सा, एक ब्रीज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, वो बोलेंगे कि आप उसमें इंस्टॉल कर लीजिए, और हमें कुछ स्टेप्स होते हैं वो बताने पड़ेंगे। तो आप उनको बता देंगे, तो वो दूर बैठकर, अब वो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स दिल्ली में या फिर कहीं और बैठे हुए हैं, वो अपने ऑफिस से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, अभिगम कर सकते हैं, और वहां पर वो आपके जो सॉफ्टवेयर त्रुटि आ रही है उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि वो आपके कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं दिल्ली में बैठकर। इसको इस तरह समझिए। तो वो अनुदेश देते हैं, और ये अच्छे सेंस में भी हो सकता है, बुरे सेंस में भी होता है। यानी आपके कंप्यूटर में खराबी आ गई, उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका उस कंप्यूटर में अगर कोई अपराधी है तो वो हैक भी कर सकता है, और आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि सारा डाटा हमें दे दो। और अच्छे सेंस के लिए भी हो सकता है कि हम यहाँ पर संसूचना दे देते हैं। यानी इस अभिगम के थ्रू मुख्यतः दो काम किया जाता है। एक काम किया जाता है कि हम उसको संसूचना यानी इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देना प्राप्त करना दोनों चीजें हो सकती है। और एक होता है कि अभिगम करके हम उसके कंप्यूटर को अनुदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। दोनों चीजें हो सकती है, और दोनों अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। संसूचना देना, मैं आपको अच्छी सूचना दे रहा हूँ, अच्छी बात है। कुछ लोग इसी तरह से संसूचना को चुरा लेते हैं, धमकी देते हैं, गाली देते हैं। अब कोई व्यक्ति ईमेल करके गाली दे दे, कहाँ से ढूंढिएगा उसको, ढूंढना बहुत मुश्किल है उसको। तो ये चीजें भी हो सकती है। अनुदेश देने का भी मतलब अच्छा और खराब हो सकता है। कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति हूँ, आप बोलेंगे कि सर मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप मुझे अपने कंप्यूटर का अभिगम यानी एक्सेस दे दीजिए। कैसे देंगे? एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा लूंगा या कुछ करा लूंगा, और मैं यहाँ बैठे बैठे आपके कंप्यूटर की वो प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा। तो मैंने अच्छा काम किया। लेकिन हो सकता है कि इसी में कोई व्यक्ति हैकर होगा, वो क्या करेगा, किसी के कंप्यूटर में घुसकर उसको गलत इंस्ट्रक्शन दे देगा कंप्यूटर को, और उसे सारा डाटा चुरा लेगा, फाइल को करप्ट कर देगा, फाइल की चोरी कर लेगा, फाइल ट्रांसफर कर लेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बनते हैं। सेम संसूचना में भी मैं आपको अच्छी सूचना दे रहा हूँ, हो सकता है कोई व्यक्ति गलत सूचना दे, धमकी दे दे, गाली दे दे, तो दोनों प्रकार का यूज हो सकता है। तो अभिगम यानी एक्सेस होने का मतलब किसी नेटवर्क प्रणाली के द्वारा, यहाँ पर कंप्यूटर कंप्यूटर वर्ड से मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मोबाइल नहीं है। ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में मोबाइल वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये 2000 का कानून बना हुआ है, उसमें मोबाइल नहीं था इस तरह से फेमस। अभी ये मोबाइल फेमस हो गया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब इसमें मोबाइल और टैबलेट और इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी इंक्लूड होंगे। तो हम किसी के कंप्यूटर में या कंप्यूटर प्रणाली में या कंप्यूटर नेटवर्क में, मैं डायरेक्ट किसी का कंप्यूटर छू लूं, मैं डायरेक्ट आपके घर आऊं और आपके कंप्यूटर के आपसे पूछ लूं कि पासवर्ड क्या है, आपने बता दिया, मैं आपके कंप्यूटर में कोई काम करूं, वो भी हो सकता है। या कंप्यूटर के किसी और सिस्टम का यूज करूं। किसी और सिस्टम का यूज करने का मतलब जैसे इथरनेट वगैरह से जुड़े होते हैं उसमें भी यूज कर सकता हूँ। या कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम, नेटवर्क मतलब इंटरनेट आदि, इंटरनेट आदि के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से मैं कनेक्ट करके वहां पर प्रवेश कर जाऊं आपके कंप्यूटर में। क्यों करूंगा? दो कारण से करूंगा। उसमें मेरा उद्देश्य आपके कंप्यूटर को अनुदेश देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। या फिर आपके कंप्यूटर को संसूचना या इंफॉर्मेशन देना होगा, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, बस। एक वर्ड और समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान। आपको लगे कितना आसान चीज है। कभी आपने पत्र लिखा है किसी को, भेजा होगा, कोई लेटर, कोई पोस्ट, कोई लीगल नोटिस। जो लोग इस पत्र वगैरह लिखते हैं उनको तो पता होगा कि ये क्या है, ये कुछ नया नहीं है। 21B में प्रेसिटी दिया गया है। 21B में प्रेसिटी दिया गया है। प्रेसिटी का मतलब बस एक लाइन में याद रखना है, प्रेसिटी का मतलब बस एक लाइन में याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति आता है। प्रेसिटी का मतलब होता है पाने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसे वो लेटर, लीगल नोटिस मिलेगा, पाने वाला व्यक्ति। प्रेसिटी का मतलब जिसको वो मिलेगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर हम फिजिकल फॉर्म में किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात कर रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप पर भेजा, तो आप क्या हो गए? परिस्थिति हो गए। मैंने आपको भेजा है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राप्त करेंगे, आप उस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे, आप उस मेरे
लेक्चर्स को प्राप्त करेंगे। तो आप हो गए प्रेषिती यानी पाने वाले, प्रेषिती यानी पाने वाले आप हो गए। और इसका काउंटर पार्ट, अब पाने वाला है तो भेजने वाला भी होगा ना। आप पाने वाले होगे, आपको मैंने कोई मैसेज भेजा तो आप होगे पाने वाले, प्रेषिती। और मैं भेज रहा हूं तो मैं होगा भेजने वाला। तो मेरे बारे में प्रावधान कहाँ है? जेड ए में। जेड ए में उसको बोलेंगे प्रवर्तक, जो भेजने वाला होगा। यानी कि जिसने मैसेज प्राप्त किया उसको प्रेषिती बोलेंगे, जिसने मैसेज भेजा उसको प्रवर्तक बोलेंगे। कितना आसान है। प्रवर्तक भेजने वाला और प्रेषिती पाने वाला। इसमें एक अच्छी चीज और ऐड की गई जो याद रखिएगा, निश्चित रूप से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बनेंगे, कि इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है। क्या मैं आपको जब कोई मैसेज भेजता हूं कि आज आपकी क्लास ऑफ रहेगी, आज आपकी क्लास इतने बजे से होगी, या अगली क्लास इस सब्जेक्ट की होगी, तो क्या बीच में कोई और मीडिएटर के थ्रू जाता है मैसेज आपको, कि वो मैसेज डायरेक्ट आपके पास जाता है? यस और नो? डायरेक्ट आता है सर। डायरेक्ट जाता है, कोई मीडिएटर नहीं रहता है। बस इतनी सी बात तो बता रहा है ये। जानते हैं, अच्छी बात ये है कि ये कानून 2000 का बना हुआ है, और आप लोग इसको 2025 लास्ट में पढ़ रहे हैं। यानी कि अब आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, मोबाइल होने के कारण आप कंप्यूटर की पद्धतियों को समझते हैं। तो आप लोगों के लिए टफ नहीं रहेगा। हाँ, जो 2000 में पढ़ रहे थे, जब मोबाइल नहीं था और कंप्यूटर भी इतना फेमस नहीं था, तो लोगों को दिक्कत होती चीजों को समझने में। लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 परिभाषा हमने फटाफट पढ़ लिया। क्या दिक्कत लगी आपको? तो 2(1)(b) में प्रेषिती जो पाएगा उस डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करें, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मैंने कोई डॉक्यूमेंट भेजा, कोई वीडियो भेजा, कोई पिक्चर्स भेजा, कोई टेक्स्ट भेजा, कोई नोटिफिकेशन भेजा एग्जाम का, वो सब आपको मिलेगा, आप में प्रेषिती। और वो मैसेज डायरेक्ट आपके पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में कोई सर्वर या किसी और व्यक्ति के पास जाएगा। वो डायरेक्ट आपके पास जाएंगे, ये इसकी विशेषता है। वो कोई मध्यवर्ती बीच में कोई नहीं है। मैं भेजने वाला हूँ और आप पाने वाले हैं, बीच में कोई नहीं। मैंने आपको जो मैसेज भेजा, चाहे फेसबुक पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पर, या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो आप तक जाएगा। उसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं रहेगा। आप व्हाट्सएप पर देखते हैं लिखा हुआ था इन टू इन इनक्रिप्टेड, मतलब जो मैंने मैसेज भेजा किसी को, वो उस व्यक्ति को डायरेक्ट मिलेगा। व्हाट्सएप बीच में खोल कर पढ़ेगा नहीं कि अरे क्या मैसेज भेजा है, अच्छा है तो भेज दूं आगे, बुरा है तो रख लूं। ऐसा नहीं है। मैं अच्छा भेजूं, बुरा भेजूं, गाली भेजूं, कुछ भी भेजूं, वो दूसरे व्यक्ति को पहुंचेगा, पहुंचेगा जरूर। क्योंकि बीच में कोई सिस्टम ही नहीं है कि जो उसको देख सकता है या पढ़ सकता है या रोक सकता है। अगर मैं किसी को धमकी भी दे दूं, जान से मारने की धमकी दे दूं, मैं किसी को कोई एडल्ट कंटेंट भेज दूं, मैं किसी को कोई गाली भेज दूं, वो भी उस तक पहुंचेगा। ठीक है। मैं किसी तरह के कुछ भी भेज सकता हूँ, एनीथिंग। वो अलग बात है कि वो इस तरह का अगर कंटेंट हुआ तो शायद बहुत बार रिपीटेडली उसको भेजने से व्हाट्सएप मेरा अकाउंट बैन कर दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुझे भेजने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई बीच में पढ़ने वाला नहीं है। दूसरा पर्सन पढ़ेगा कि अरे ये तो कौन सा नंबर, बार बार गाली ही आ रही, बार बार गाली ही आ रही। अब उसमें वो रिपोर्ट करते जाएगा। वो उस व्हाट्सएप नंबर को रिपोर्ट करेगा। आप देखते हैं व्हाट्सएप पर ब्लॉक एंड रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करता है तो वो व्हाट्सएप के पास जाता है, तब व्हाट्सएप देखता है कि क्या ऐसा क्या कंटेंट था जो रिपोर्ट किया गया। व्हाट्सएप देखता है कि ये एब्यूसिव चीजें हैं। ठीक है। व्हाट्सएप देखता है कि इसमें एक धमकी दी गई है, गाली दी गई है, या कुछ ऐसा कंटेंट देखा भेजा गया जो नहीं भेजना चाहिए था, एडल्ट कंटेंट या इस प्रकार की चीजें। तो उस कंडीशन में अगर इस प्रकार के, ये नहीं कि एक रिपोर्ट आया तो उसने अकाउंट को बंद कर देंगे। दो चार दस, उनका एक क्राइटेरिया होता है। उतने रिपोर्ट अगर आ जाएंगे उस नंबर को, तो वो उस नंबर को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात। लेकिन बीच में कोई मध्यवर्ती नहीं है जो मुझे रोक सकता है कुछ भी भेजने से। मैं कुछ भी भेज सकता हूँ व्हाट्सएप से। क्लियर? 3 डिफिनेशन हमने पढ़ लिए हैं। क्या टफ लगा बताइए? कुछ भी टफ है यहाँ पर? बस शब्द का टफ है। यहाँ पर अभिगमन लिखा हुआ है, अब समझ में नहीं आएगा अभिगम का मतलब क्या होता है। इतनी सी चीज है ना। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये जी सब सर। अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बताइए, इन तीनों शब्द में अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो बताइए, थोड़ा सा भी, 1% भी। क्या लगता है कि कुछ टफ था? पूरा एक टीसी नहीं में सर, झाड़ पहले झुक रहा तो हुआ। लग रहा था। हाँ, क्यों लग रहा पर था? आप बता दीजिए, समझ में आ गया। हाँ, बस दिक्कत है शब्द की। अभिगम, अब ये अभिगम वर्ड ही हमने पहली बार सुना हो सकता है जीवन में, इसीलिए दिक्कत होती है। इसको आप एक्सेस से ध्यान रखिए। मैं आपका कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ।
कितना आसान वर्ड है। तो थोड़ा सा इंग्लिश से समझ के हम करेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है। अच्छी बात, आसान में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बताना नहीं पड़ेगा आपको कि इंटरनेट यूज कैसे करते हैं या इंटरनेट का काम क्या है। इंटरनेट तो जोड़ता है ना, दो व्यक्तियों को जोड़ता है। मैं आपसे कैसे जुड़ा हूं अभी, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ठप हो जाएगा तो क्या जुड़ पाऊंगा। बीच में क्या हो गया था, कुछ फेस्टिवल के, दुर्गा पूजा के कारण अब कई बार कई स्टेट में दंगे और इस तरह की चीजों में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से वो चीजें फैलेंगी, लोगों के मन में आक्रोश बढ़ेगा। तो दंगा जैसी चीजों में और इस प्रकार के बड़े बड़े घटनाओं में इंटरनेट को पहले बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट सप्लाई सप्लाई को। तो वहां पर क्या है कि दूसरे व्यक्ति से जुड़ ही नहीं सकते हैं। मुझे आपको कोई मैसेज करना है और मान लीजिए मेरे पास इंटरनेट नहीं, तो मैं कैसे भेजूंगा। मान लीजिए सिम कार्ड भी नहीं मेरा, मेरा नंबर नहीं है आपके पास, या आपको नंबर नहीं मेरे पास। हम लोग फेसबुक से जुड़े हुए थे, हम लोग किसी और टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, या फिर किसी और इंस्टाग्राम से जुड़े हुए थे। मेरे पास नंबर नहीं है, नंबर रहता तो मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, सिंपल मैसेज जो मोबाइल से होते थे, सिम कार्ड से होते थे। अब फिर जो नंबर है उससे कैसे मैसेज करूँ मैं आपको। तो इसीलिए तो ये इंटरनेट होना आवश्यक है, बीच में एक कम्युनिकेशन तार के रूप में काम करता है। ठीक है। तो कल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एक्ट, सच बताऊं, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा है। इसको पढ़ के एक और कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी चीजें जानेंगे हम लोग, और बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे।